समक्ष है नलिन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुहास सिंह, जो कि ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन है। सर आप नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में देखा गया है कि काफ़ी जो लोग वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उनमें आर्थो रिलेटेड काफ़ी डिजीज बढ़ चुके हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। तो आप हमें ये बताइए, स्पॉन्डिलिसिस के प्रॉब्लम हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर के हो, स्पाइन के हो, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हुए हैं, और आप रेगुलर पेशेंट्स को देखते हो, तो आपका इस बारे में क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुहास सिंह। कोविड के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है पिछले 1.5 साल से, इसमें वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी चीज़ है। उससे कारण ये स्पॉन्डिलोसिस जैसी चीज़ें जो हैं, लंबर हो, सर्वाइकल हो, कार्पल टनल सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है, जो अदरवाइज ऑल्सो कंप्यूटर की यूसेज में उसका देखा गया है कि प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की बढ़ने की शक्यता जो है, या फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये बढ़ता है। तो साहब, आप क्या कहोगे कि काफ़ी जो यंगस्टर्स है पर्टिकुलरली देखा गया, बॉडी में, मस्कुलर बॉडी में जरा भी पेन हुआ तो पेन किलर टेबलेट्स लेते हैं डॉक्टर, बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन की, उसका कितना दुष्परिणाम उनके बॉडी पर होता है, उस बारे में बताइए। नहीं, ये तो आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक टेंडेंसी रहती है कि बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी बॉडी एक अगर होता है किसी भी कारण से, तो सीधे फार्मेसी में जाके इसको, बच्चे चाहे कोई भी हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, जाके दवाइयाँ ले लेता है। और जैसे नॉर्मली आपने ब्रूफेन या कॉम्बीफ्लैम पुराने जो चले आ रहे हैं, या वोवरॉन करके गोलियाँ हैं जो ले ली जाती हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है सभी लोगों को, और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पेन का रीज़न होता है मसल्स में और सब चीज़ में, यानी बैक में, मसल्स में, पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, ये ज़रूरी नहीं कि मसल स्ट्रेन के कारण ही और पेन किलर की ज़रूरत पड़े, उसके और भी रीजंस होती हैं। और उसकी एनालिसिस बराबर से जो है एक डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक फिजिशियन ही कर पाएगा। इसलिए उनको बिना दिखाए और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना, मेडिसिन लेना शरीर के लिए बड़ा घातक है। और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो चुका है कि सडन पेन किलर के यूज़ से, चाहे उसकी अगर क्वांटम ज़्यादा हो या फिर उसका ठीक से डोज न लिया जाए, तो घातक भी हो जाता है, और ऐसा हो चुका है। सर, अमूमन ये देखा गया है कि जिम बंद होने की वजह से काफ़ी यंगस्टर्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स ज़्यादा इंटेक करते हैं, हाई कैलोरीज वाला फूड इंटेक करते हैं, उसका किस तरह परिणाम होता है, उस बारे में बताइए। हाई प्रोटीन इंटेक की जो कंकॉक्शंस, यानी जो चीज़ें आती हैं बाज़ार में मिलती हैं, और जिम में जो लोग यूज़ करते हैं बॉडी को तुरंत बिल्ड करने के लिए और मसल्स दिखने के लिए, बल्क बढ़ाने के लिए, वो प्रोटीन का केस में कार्बोहाइड्रेट तो उतना नहीं जितना प्रोटीन का इंटेक बढ़ता है। वो नॉर्मल जो प्रोटीन इंटेक मान लीजिए बॉडी में एक अमाउंट लेना है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उससे बहुत तरह की चीज़ें, स्पेशली किडनी में खराबी कर सकती हैं, कई तरह की नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी चीज़ें होती हैं, वो ख़राब हो सकता है, और फिर उसके दूसरे दुष्परिणाम भी होते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके जिम वालों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं उसको पुश ना करें। सर, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से देखा गया है कि काफ़ी लोग सनरेज को लेते नहीं है, मॉर्निंग देर तक सोते रहते, कुछ यंगस्टर्स में ऐसी भी हैबिट्स होती है, तो उस बारे में सब बताइए आप। यंगस्टर्स की ये हैबिट जो आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। आजकल कोई 2-3 बजे के रात के पहले सोता नहीं है, चाहे वो घर पे क्यों ना हो, पार्टी ना कर रहा हो तो भी। और फिर सुबह देर से उठने की आदत है। आपकी बात एकदम सही है। और विटामिन डी का डायरेक्ट जो है, सीधा सीधा रिश्ता जो है वो धूप के साथ है, जैसा आपको पता होगा। और ऐसा हम लोग अपने प्रैक्टिस में आमूमन देखते हैं कि बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। जबकि भारत एक हाइपर सनशाइन कंट्री है, यहाँ धूप की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो होते हैं सुबह का धूप बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उसको रखते हैं। इसीलिए बच्चों को ये हिदायत दी जाती है
कि आप स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें और सुबह ज़रूर उठें, और पुराना जो एडेज था, जो कहावत थी, अर्ली टू राइज अर्ली टू स्लीप मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यही है ना। हाँ, तो दैट शुड बी फॉलोड, और सारे गार्जियंस एंड पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को उस पुराने लीक पे लाएं। जो आज का लाइफस्टाइल है, इट डिजर्व्स अ मेंशन दैट ये सही नहीं है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी अत्यधिक मात्रा में जो आयुर्वेदिक काढ़ा जो कहते हैं अपन, या ऐसे विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना, तो उसके वजह से स्टेरॉइड्स की मात्रा बॉडी में बहुत हो जाती है। तो उसका दुष्परिणाम मस्कुलर पेन में किस तरह से होता है, मस्कुलर बॉडी में किस तरह से होता है उस बारे में? स्टेरॉइड का इंटेक तो वैसे ही ख़राब चीज़ है। अब आयुर्वेदिक काढ़े में स्टेरॉइड का कंटेंट कितना है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये तो बड़ा कंटेंशियस इशू है। आपको पता है, अभी बहुत बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व चल रहे थे। तो आयुर्वेदिक वालों का क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, कितना आजकल हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि आयुर्वेदिक सब खराब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें स्टेरॉइड की मात्रा वाली ड्रग्स भी होती हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। यानी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, और एक तो उनका वॉल्यूम नहीं होता, जड़ी बूटी अच्छी भी है तो उसका वॉल्यूम आपको पता नहीं रहता, फार्माकोपिया जिसको कहते हैं। अपने क्या है कि आपने 10 मिलीग्राम की टैबलेट अगर ली तो 10 मिलीग्राम की आएगी, लेकिन आयुर्वेद वाले भी उस लाइन्स पे आ रहे हैं, और उस तरह की चीज़ें जो इंडियन फार्माकोपिया की वो शुरू हो रहे हैं कि स्टेरॉइड तो किसी भी हालत में नहीं लेना है। वो तो बोन्स के लिए एकदम इज़ अ बिग नो, यानी स्टेरॉइड लेंगे तो आपकी बोन वीक होने ही वाली है। यहाँ तक रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज़ होती है, यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन स्टेरॉइड से बचते हैं, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टेरॉइड के, वो बोन्स के ऊपर खासकर एज फार एज द बोन इज़ कंसर्न, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस को बड़ा बढ़ाता है वो। तो स्टेरॉइड से तो अपने को बचना चाहिए किसी भी हालत में। सिंह साहब, आप हमें ये भी बताइए कि अभी जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया कि कुछ जगह पर देखा कि बोन डेथ, जिसको हड्डियों को गलना, ये बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई है। अब कई लोगों के मन में दहशत भी बैठी है कि हम लोगों ने जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिया था डॉक्टर ने, तो कहीं उसका दुष्परिणाम तो सामने नहीं आ रहा है ना। तो उस बारे में थोड़ा बताइए आप। ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं, बोन डेथ उसी को कहते हैं, और स्टेरॉइड की बहुमता में अगर उसका सेवन किया जाए तो वो चीज़ होता है। ये वास्कुलर नेक्रोसिस करके चीज़ होती है, जो किसी भी बोन को आ सकती है, खास करके वो हिप के बोन्स को आती है। तो उसका फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा है, यहाँ तक कि रिप्लेसमेंट्स तक जाती हैं। नी का भी डिस्ट्रक्शन देखा गया, हिप का सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कहीं भी हो वही। तो नी का तो नहीं उतना आप कहेंगे, हिप का देखा जाता है, उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। उसके कई प्रोटोकॉल्स हैं, उसका ट्रीटमेंट का तरीका है पूरा, लेकिन स्टेरॉइड इज़, हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड इज़ वन ऑफ द रीजंस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीज़न है, नॉट दैट। लेकिन इसमें चूंकि ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑस्टियोनेक्रोसिस की चीज़ें अपने को बढ़ के आ रही है, जिसको बोन डेथ आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि आपका जो नवीन हॉस्पिटल जो है, उसमें किस तरह के मॉडर्न एडवांस इक्विपमेंट है आर्थो रिलेटेड, जो अभी जैसे रोबोटिक का भी वो काफ़ी चलन चल रहा है, जो पारंपरिक अपेक्षा रोबोटिक है उससे कंप्यूटराइज से बहुत जल्दी ट्रीटमेंट भी हो जाता है, सटीक होता है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, नई हॉस्पिटल में हमने अभी रोबोटिक्स शुरू किया नहीं है। बाकी उसके अलावा जो भी काम होती है ऑर्थोपेडिक्स की, जैसे ट्रोमेटोलॉजी है, एडेप्टिव टेक्निक्स एंड ट्रॉमा में, और स्पाइन की सर्जरीज़ हैं, और रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हैं, ये सब यहाँ पे हो रहा है, जो अमूमन कहीं भी होता है एक अच्छे एडवांस्ड यूनिट में। हमारे पास सारी मशीन्स हैं जो ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट फॉर द रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में हम लोग अभी तक नहीं है। सर, आप ये भी बताइए हमें कि जैसे अभी काफ़ी लोगों में एक दहशत है, एक फियर पैनिक है कि हॉस्पिटल हम जाएंगे तो हमें कहीं और संक्रमण ना पकड़ ले, ऐसा एक मन में आशंका होती है। तो जो नॉन इमरजेंसी जो केसेस होते हैं, यदि किसी ने फ़ोन या वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपका कंसल्टेशन भी उपलब्ध है क्या, उस बारे में बताइए। हाँ है ना, शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ को। शुरू लास्ट ईयर जब शुरू होगा, आपको ख्याल होगा मार्च के वक्त से। ये फियर पैनिक जो मन में है, फियर पैनिक कैसा निवारण होगा? उसका निवारण तो होगा कि वो तो पूरी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, पूरी गवर्नेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे ऊपर खुद भी डिपेंड करता है। हमें जिसको क्या कहते हैं आजकल, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB, तो वो हमारे को करना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड वेव के बाद हम देख रहे हैं कि बेटर है। तो हम लोगों ने शुरू से ही टेलीमेडिसिन का जो पाथ है उस रास्ते को अपनाया, और हम लोग यहाँ से, क्योंकि MP के पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो हम लोगों ने किया, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है। उसमें क्या होता है कि शरीर को आप छूते नहीं हैं, तो जब तक आप फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ किसी MRI या CT या फिर इन्वेस्टिगेटिव टूल के ऊपर सिर्फ डिपेंड करते हैं,
तो फैलेसी यानी कि गड़बड़ हो सकता है और तरीका वो नहीं है। तो आपको पहले एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक आप क्या कहते हैं उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे हाँ दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली खा लीजिए, कुछ नया हो तो आप आ सकते हैं। अभी तो इतने में 1-1.5 साल से फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कम आए हैं लोगों के पास, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स जहाँ भी हैं, क्योंकि जहाँ से भी लोग आते हैं लोकल वहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अभी तो कोई है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए जो बार बार बताया जा रहा है, तो अपने आप धीरे धीरे हम वी विल विन ओवर। सर अपने हॉस्पिटल में हाइजीन और स्टरलाइजेशन की दृष्टि से किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया? हमारा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल था, बीच में हमने भी 1 महीने के लिए अपने हॉस्पिटल को एनएमसी को दिया था। तो इसमें जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि सपोजिंग आप जैसे एंटर होते हैं तो आपको जो है कि उस समय जो स्टेरिलाइजेशन के लिए जो लिक्विड यूज़ की जाती है जैसे स्टेरिलम होता है, जैसे RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट अगर सर्जरी में आता है तो फिर उसमें हम लोग को दोबारा सोचना पड़ता है कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो एक नॉर्मल जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें कि वही सेग्रीगेशन है और इंडोर के पेशेंट्स जो हैं उनका जो है बराबर तरीके से उनको सेग्रीगेट करना, और स्टेरिलाइजेशन की पूरी जो टेक्निक होती है वो तो पहले से HEPA फिल्ट्रेशन सिस्टम्स है, OT के अंदर सारी चीज़ें हैं, और पूरे जो मॉपिंग करते हैं और OT में फ्यूमिगेशन जो रहता है, क्या रूम्स भी फ्यूमिगेट करते हैं एक पेशेंट डिस्चार्ज करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें अपने यूज़ करते हैं। ठीक।